कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं क्या होता है, कुछ आइडिया? ज्योमेट्री होता है, जियो मतलब अर्थ होता, मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है अर्थ पे पाए जाने वाले चीजों का मेजरमेंट करते हम लोग, ठीक है। अर्थ पे पाए जाने वाले जो सिंपल फिगर होते हैं वो पॉइंट होता है, लाइन होता है, ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन होते हैं, और भी क्यूब होता है, क्यूबाइडल शेप के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। तो उनका अगर मेजरमेंट करते हैं तो वही ज्योमेट्री कहलाता है। यहाँ पे कहलाता कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि 9th क्लास में भी एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट, और उसमें क्या होता है कि कोई भी पॉइंट होता है तो उस पॉइंट को एक्स, अगर 2 डायमेंशन का है तो एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को। अगर 3 डायमेंशन होता है तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी बात समझ में? तो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन तो 11th क्लास में है, लेकिन 10th क्लास में 2 डायमेंशन का दे रखा है। कितनी बात समझ में? इसमें जो है, जो एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है। ये एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये वाई एक्सिस भी कहलाता है, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। जहां पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर टच करता है इसको कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का 0 0 होता है। 0 0 का मतलब ये कि ये जो पहला वाला है ये x है और ये दूसरा जो है ये y है। तो x का वैल्यू भी 0 होता है, y का वैल्यू भी 0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कहलाता है ये, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। कितनी बात समझ में? आगे चले। ऐसे ही दे रखा है कि मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको लेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x पे, और y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो y कोऑर्डिनेट कहलाता है ये, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो इसका नाम दे देते हैं P, ठीक। तो अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे 3 आता है, x पे 3 आता है, 1 2 3। ग्राफ तो प्लॉट किया था 10th क्लास में, 9th क्लास में भी ग्राफ था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, तो ऐसे प्लॉट करते हैं। अगर y में देखते हैं, मान लो ये, तो ये 1 2 3 4, तो y में 4 हो गया, ठीक। तो यहाँ 4 हो गया। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, कॉमा 4 हो जाएगा, ये 3 कॉमा 4 हो गया। कितनी बात समझ में आई? तो ये x का वैल्यू हो गया 3 और ये y का वैल्यू 4 हो गया। यहाँ पे पॉइंट है 3 4। कितनी बात समझ में? अब क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से लेकर और इस P तक का डिस्टेंस कितना है। ये जो डिस्टेंस है, वैसे तो हम लोग स्केल से भी नाप के बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट के हेल्प से फॉर्मूला दिया गया है और नाम है उसका डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम है उसका? डिस्टेंस फार्मूला। तो हम लोग करेंगे इसमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला, इस चैप्टर में 3 फार्मूले हैं। पूरा चैप्टर जो है वो 3 फार्मूले पे है। एक है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये सब कोऑर्डिनेट के हेल्प से लेना है, ये कोऑर्डिनेट के हेल्प से लेना है हमें, ठीक है ना। अब हम लोग इसका मान लो ये ओरिजिन था O और ये है P, इन दोनों के बीच का ये जो लाइन है ये L है, इसका लेंथ निकालना है, इसका निकालना है लेंथ। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। कितनी बात समझ में आई? डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये तो 3 फार्मूला इसमें आएगा, फिर मैं दोबारा से यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लिखता हूँ।
ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे जो ओरिजिन था तो इसको हम लोगों ने एक्स वाई से दिखा दिया, ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई से दिखा दिया, और चाहे तो हम लोग x1 y1 से भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, x1 y1 से दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसको x2 y2 से दिखा सकते हैं। कितनी बात सुनिए, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 3 है ना, y का वैल्यू 4 है, तो इस 3 को x2 बोल दिया, कुछ भी वैल्यू हो सकता है तो हमने x2 बोल दिया उसको, और यहाँ y में जो वैल्यू था कुछ भी हो सकता है, हमने y2 कह दिया। तो ये हो गया x2 y2 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आगे अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये देखिए, अगर हम लोग पी क्यू नाम ले लेते हैं, यहाँ पे पी क्यू ओ नाम दे दिया इसका, ठीक, कितनी बात समझ में आई। तो क्या बताया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये 90 के सामने वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और इसमें मान लो ये एक एंगल लेते हैं थीटा, मान लो एंगल लेते हैं, क्योंकि 3 एंगल का सम, ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसमें एक 90 का हो गया, तो ये दोनों एंगल मिलाकर 90 डिग्री होगा, दोनों मिलाकर, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो हमने थीटा से दिखा दिया। एंगल को दिखाने का तरीका है ये, तो थीटा से दिखा दिया। तो जो एंगल दिखाते हैं उसके सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसके बगल वाले साइड को बेस बोलते हैं, एडजेसेंट साइड को। तो एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है, बाई पी टी, पाइथागोरस थ्योरम, ये जो h है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे भी अगर आ जाते हैं तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OP, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ एंगल लेते हैं तो PQ परपेंडिकुलर हो जाएगा, OQ बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल PQO, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ये कुछ बात समझ में आई, ये देखो ये PQ हो जाएगा, P से Q, और ये OQ हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ये लिख दिया। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, आगे चले। PQ का जो लेंथ है ये वाला, ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आएगा ये वाला x, तो यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, तो ये आएगा x2 माइनस x1, जो भी वैल्यू होगा x2 माइनस x1 लिखेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसका y2 माइनस y1, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये हमारा PQ का जो वैल्यू है y2 माइनस y1 है, और OQ का वैल्यू जो है x2 माइनस x1 है। ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। कितनी बात सुनी, तो हम लोग y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, वो OP स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई, ये हमारा OP है ना, ये PQ है, PQ स्क्वायर, ये OQ स्क्वायर है, तो PQ का जो वैल्यू है x2 माइनस x1 है, तो यहाँ हमने PQ की जगह पे ये लिख दिया, इस पे स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे जो है x2 माइनस x1 है, स्क्वायर लगा दिया। कितनी बात सुन में आई, आगे चले।
अब ये जो है इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू ओपी सॉरी ओपी इज इक्वल टू, ये प्लस में ना तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग, आगे लिख लो पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में। जैसे 3 प्लस एक्स प्लस वाई है ना, तो वाई प्लस एक्स भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात सुनिए, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। जो भी लेंथ है इसका, जो भी लेंथ निकालना है, तो x2 में से x1 को माइनस कर दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस y2 में से y1 को माइनस कर दिए, स्क्वायर कर दिए, रूट ले लीजिए, वो लेंथ आ जाएगा। कितनी बात सुन रही। अब यहां पे हम लोग इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं x2 कितना है, x2 जो है ना यहाँ पे 3 है, x2 कितना है 3 है, और x1 कितना है, x1 यहाँ पे 0 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। और फिर y2 कितना है, y2 यहाँ पे 4 है, y1 कितना है, यहाँ पे y1 0 है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया, रूट लगा दिया। कितनी बात सुन रही, ठीक। अब 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ये रूट में डाल दिया, ठीक है। 16 प्लस 9 25, 16 प्लस 9 25 रूट में आ गया, 25 का रूट 5 होता है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये 5 है, ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये कहलाता है, ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। अब जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, हम लोग उसमें से एक को x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला किया भी, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला किया था। और आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे और बहुत सारे चीज़ों को पता करते हैं, तो हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, कि इसको अप्लाई करते डिस्टेंस फॉर्मूला को ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए, ये हमारे बुक में दे रखा ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहला दे रखे हम लोग ट्रायंगल के लिए अप्लाई करेंगे इसको फॉर्मूले को, और दूसरा दे रखा है क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को। ये एक हमारा ट्रायंगल है और ये ए बी सी, ये तीन इसके, ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका x1 y1 ले लिया कोऑर्डिनेट, ठीक है। आ रहा उम्र समझ में जी, नहीं नंबर में दिया रहता वो, हम तो अपने फार्मूले को, हाँ वो नंबर दिया रहेगा, लेकिन हम अपने फार्मूले को यूज करने के लिए x1 y1 लिखेंगे ताकि हम फार्मूले को सही ऑर्डर में लगा सके, ठीक है। तो यहाँ पे a का जो कोऑर्डिनेट जो भी है हम उसको x1 y1 से दिखा दिया, b का कोऑर्डिनेट उसी तरह से जो भी कोऑर्डिनेट दे रखा है इसको हम लोग x2 y2 कर दिया b के कोऑर्डिनेट को, ठीक है। और c के कोऑर्डिनेट को x3 y3 कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ रहा, बोलते रहो, भूख लग रहा, कुछ मंगाऊं, बिस्किट खाओ यार। आगे चले हम लोग,
तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स है, इसका हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ले लिया। A1 को x1 y1, B को x2 y2, C को x3 y3। अब हम AB का लेंथ निकालना चाहते हैं। AB का लेंथ जब निकालेंगे तो लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग इसके बीच का, यहाँ पे तो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दे रखा है। तो AB का जो लेंथ आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये समझ में आए? तो ये AB का लेंथ हो गया, x2 में से x1 को माइनस कर दिया, स्क्वायर कर दिया, y2 में से y1 को माइनस कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया, रूट ले लिया। ये AB का लेंथ आ जाएगा। आ रहा उम्र समझ में? आगे चले। अब अगर हम लोग BC निकालना चाहते हैं, BC का लेंथ निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग BC का लेंथ? यहां देखिए, अब यहाँ पे B का तो कोऑर्डिनेट x2 y2 है और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो हम इसको बड़ा मान लेते हैं, इसको छोटा मान लेते हैं। अब फिर इसमें से निकालेंगे x3 माइनस x2 होल स्क्वायर, इस x3 में से x2 को माइनस कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, फिर y3 में से प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फिर रूट ले लेते हैं। ये बताइए कितना समझ में आया है? रूट ले लिया, जैसे ये था वैसे ये था, खाली कोऑर्डिनेट फर्क पड़ गया तो कोऑर्डिनेट। कितनी बात समझ में आई उमर? समझ में आ रही बात? अब हम लोग निकालेंगे AC का वैल्यू। किसका निकालेंगे? AC का। हाँ, तो यहां से लेंगे तो ये x1 y1 है, ये x3 y3 है, तो हम लोग इसको बड़ा मान लेते हैं, ये छोटा मान लेते हैं। तो x3 में से x1 का होल स्क्वायर कर दो और फिर y3 में से y1 का होल स्क्वायर, y3 में से y1 माइनस कर दो, होल स्क्वायर कर दो और फिर इसका रूट ले लो। कितनी बात समझ में? तो ये तीनों साइड निकल जाएगा इससे। अगर इनका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो A का, B का, C का, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। AB का लेंथ कितना है? निकल जाएगा। BC का लेंथ कितना है? निकल जाएगा। AC का लेंथ कितना है? वो भी निकल जाएगा। आगे चले पीछे चले। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ? इफ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ये तीनों जो लेंथ निकाला ये तीनों बराबर आ गए, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल में तीनों साइड बराबर होते हैं ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होता है, ये इसके बराबर होते हैं ना, तो इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि तीनों साइड बराबर हो जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर दूसरा लेते हैं, अगर मान लो दो ही साइड इक्वल है, अगर कोई दो साइड इक्वल आ रहा है, हाँ, जैसे मान लो AB इज इक्वल टू AC आ रहा है, AB इज इक्वल टू AC आया, या फिर AB इज इक्वल टू BC आया, तो दो ही साइड इक्वल है, तीसरा अलग आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जिसके दो साइड बराबर होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना? और अगर तीनों अलग अलग आ जाए, मान लो ABBC तीनों अलग अलग आ जाता है, तो तीसरा लेते हैं, इफ AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, कोई भी बराबर नहीं है, सब अलग अलग आ रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? स्केलन ट्रायंगल। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा
कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग साइड निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से साइड निकाल लेंगे और साइड को देखेंगे कि क्या तीनों साइड बराबर है या दो साइड बराबर है या तीनों साइड अलग अलग है। और उस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है। तो हमें कोऑर्डिनेट के हेल्प से बताना होता है कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। कितनी बात समझ में? तो हम लोग क्या किए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तीनों साइड निकाल लिया। तीनों साइड निकालने के बाद चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक नोट कर लिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ट्रायंगल में अप्लाई कर लिया, अब अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, इसे कर देते हैं, ठीक है ना। पहले मैं ठीक है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटर तो जानते हैं, फोर साइड वाला फिगर, एनी इनक्लोज फिगर फॉर्म बाय फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये दे रखा है ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, x1 y1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2, ठीक है ना। सी का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x3 y3, और डी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x4 y4। कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग ए बी का लेंथ निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से। तो ए बी का फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये हमारा ए बी का लेंथ आ जाएगा। कितनी बात समझ में, आगे चले। अब अगला जो दे रखा है BC का निकालते हैं। तो BC का कैसे निकालते हैं, तो ये x3 में से x2 माइनस कर देते हैं और y3 में से y2 माइनस कर देते हैं। तो BC का लेंथ लिखते हैं, BC क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर, यानी इस वाले x3 में से x2 को माइनस कर दो, होल स्क्वायर कर दो, और फिर प्लस y3 में से y2 को माइनस कर दो, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर दो, इसे फिर रूट लगा दो। ये हमारा BC का लेंथ आ जाएगा। आ रहा समझ में सबको, ठीक है। अब CD का लेंथ निकालते हैं हम लोग। तो CD का कैसे लेंथ निकालेंगे, तो x4 माइनस x3 होल स्क्वायर और y4 माइनस y3 होल स्क्वायर होल रूट, ये CD का लेंथ आ जाएगा ये। अब अगर DA का ये AD का लेंथ निकालना चाहते हैं तो AD का लेंथ आ जाएगा हमारा x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। ये आ गया, चारों साइड निकल गया। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया ये, ठीक है। अब क्या बताया कि मान लो कि चारों साइड बराबर आ गए, ये चारों साइड बराबर आ गए, तो ये कौन सा फिगर होगा, ये चारों साइड अगर बराबर हो जाए तो ये कौन सा फिगर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम होगा, या फिर C स्क्वायर होगा, या फिर D रोम्बस होगा, ठीक है। ये जानते हैं इसको, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, तो रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं तो रोम्बस के भी चारों साइड बराबर होते हैं। अब इसमें से कौन सा लगाएं, देखो ये हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, ये स्क्वायर होता है और ये थोड़ा सा ऐसा कर कर बनाते हैं तो ये रोम्बस होता है, ठीक है। तो चारों साइड दोनों का बराबर है,
अब इन दोनों में कौन सा बना बताएंगे तो अभी हम लोग बता नहीं सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें एक और चीज पता करना पड़ेगा और वो है डायगोनल। अगर ये जो है स्क्वायर में दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, हाँ स्क्वायर में दोनों डायगोनल बराबर होते हैं और रोम्बस में एक छोटा डायगोनल होता है एक बड़ा डायगोनल होता है। हाँ तो हम पहले डायगोनल निकाल लेते हैं, डायगोनल को भी निकालना पड़ेगा। अगर चारों साइड बराबर आ गया तो हमें समझ में आ गया कि ये स्क्वायर होगा रोम्बस होगा, लेकिन रोम्बस या स्क्वायर एग्जैक्ट कौन, तो फिर हम लोग निकालेंगे डायगोनल। कितनी बात में डायगोनल का डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकालेंगे। अब इस फिगर में डायगोनल कौन सा है, एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है, ठीक है ना। अब हम लोग AC का डायगोनल निकालते हैं, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से AC निकालते हैं। मैं रेड पेन से लिख रहा हूं इसको। AC को निकालेंगे तो देखो इसका कोऑर्डिनेट A एंड C का तो x1 y1 है, ये x3 y3 है, तो हम उसमें से x3 माइनस x1 होल स्क्वायर, हाँ y3 माइनस y1 होल स्क्वायर करके रूट लगा के हम AC निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर BD को भी निकाल लेते हैं हम लोग। BD को कैसे निकालेंगे, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर होल रूट। अब ये आ जाएगा डायगोनल का। कितनी बात समझ में आई, आ गया ये। तो ये अगर डायगोनल बराबर होगा और चारों साइड बराबर है तब हम लोग कहेंगे ये स्क्वायर है, ठीक है ना। ये चारों साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल बराबर हो तब हम लोग कहेंगे ये स्क्वायर है। और अगर डायगोनल डिफरेंट आ गया तो फिर रोम्बस हो गया, क्योंकि चारों साइड तो उसके भी बराबर होते हैं, डायगोनल अलग अलग होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे रोम्बस है। ये कंपटीशन में बहुत ऐसे सवाल पहले आते थे, आजकल कम कर लिए, ठीक है ना, लेकिन पहले MU के एंट्रेंस में बहुत आते थे। कितनी बात सुन में, ये तो चारों साइड बराबर था तब की बात है। अगर AB और CD बराबर हो और BC और AD बराबर हो, अपोजिट साइड बराबर हो, ये वाला इसके साथ ये वाला इसके साथ बराबर हो, तो ये कौन सा फिगर होगा, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम में भी हो सकता है। क्योंकि हाँ तो देखो ये रेक्टेंगल में ऐसा होता है और पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, तो इसमें भी अपोजिट साइड, ये वाला साइड इसके बराबर होता है, ये वाला साइड इसके बराबर होता है, इसमें भी इसके बराबर होता है, ये यानी अपोजिट साइड इसके बराबर होते हैं रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी। अब अगर मान लो दो साइड एक साइज के आ गए और दो साइड एक तरह के आ गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। दो एक मेजरमेंट के आ गए और दो दूसरे मेजरमेंट के आ गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि या तो ये रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। मगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एग्जैक्ट कौन आएगा, तो फिर उसका भी डायगोनल निकालेंगे, इसमें भी डायगोनल निकालेंगे। ये A और C यानी ABCD, इसका भी डायगोनल निकालेंगे, इसका भी डायगोनल निकालेंगे। तो क्या देखते हैं कि रेक्टेंगल में डायगोनल सेम होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल सेम होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल का लेंथ डिफरेंट होता है। कितनी बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल को वो एक बताते हैं कि कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल है। पहले चारों साइड निकालिए, फिर दोनों डायगोनल निकालिए और इस तरह से फिर उनको एनालिसिस करके बताएंगे कि ये स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है। तो टोटल कितना लेंथ निकालना है, 6 लेंथ निकालने हैं, 4 तो साइड वाले और 2 डायगोनल वाले, तो टोटल 6 निकालने हैं। कितनी बात समझ में। लेकिन एक तरीका ये भी है कि 6 ना निकाल के सिर्फ 4 निकाले तब भी हम लोग बता सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ, पहले आप लोग इसको नोट कर लो। 7.1 एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ और फिर बताता हूँ इसमें से कौन सा सवाल है, क्या दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इन पेयर ऑफ पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस निकालिए। पहला वाला दे रखा है 2 3, एक पॉइंट का दे रखा कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का 4 1 दे रखा है।
और सेकंड पार्ट दे रखा -5 7 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और उसके बाद दूसरे पॉइंट का -1 एंड 3 दे रखा है। ऐसे ही थर्ड पार्ट दे रखा है, पहले पॉइंट का ए बी और दूसरे पॉइंट का -a -b। तो इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3। मैं एक पार्ट बताता हूँ, ठीक है, मैं एक पार्ट बताता हूँ, बाकी 2 पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं ऐसा है कि सेकंड पार्ट में बताता हूँ, 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में बताता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, 2 पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, -5, 7 एंड -1 3, ये दे रखा ना, ये कितनी बात सुन रही उमर। हम इसको अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको अपने तरीका से लिख लेते। हाँ, इसको P दे देते, इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं, -5 7 है, इसको हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, ठीक है, x1 y1 P पॉइंट को, और इसको हम लोग Q दे देते हैं, और ये जो है इसका जो है -1 एंड 3 Q का कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग x2 y2 कर देते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए। इसमें दिया हुआ नहीं, लेकिन हमें फार्मूला जिस तरह से याद किया है उसी के अकॉर्डिंग हम सजाएंगे तो हाँ आसानी हो जाएगा। अब हमें PQ का लेंथ निकालना है, तो PQ का जो लेंथ होता है x2 - x1 होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, ठीक है। अब क्या दे रखा है, x2 की जगह पे कितना है, -1, तो हमने यहाँ -1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ फिर माइनस का साइन आ गया, x1 की जगह पे कितना है, -5, तो ये हम लोग -5 इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको इस तरह से ले लिया, कितनी बात सुन में। फिर ये प्लस का साइन था, प्लस ले लिया, y2 की जगह पे कितना है 3, और y1 की जगह पे ये माइनस, y1 की जगह पे आएगा 7, ठीक है। इसको छोटा ब्रैकेट ही रखते हैं, इस पे स्क्वायर लगा दिया, और इसके ऊपर रूट लगा दिया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, बताइए। बोलिए, समझ में कहाँ नहीं है। ये फॉर्मूला डाल दिया, x2 का जो वैल्यू है यहाँ पे -1 है, क्वेश्चन में दे रखा है x2, तो ये -1 डाल दिया, फिर माइनस डाल दिया, ये फॉर्मूले से। x1 का वैल्यू जो है ना, x1 ये -5 है, तो ये -5 डाल दिया, फिर प्लस का साइन डाल दिया। y2 का वैल्यू कितना है 3 डाल दिया, माइनस y1 का वैल्यू 7 है, 7 डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, रूट लगा दिया। कितनी बात समझ में आई, आगे चले पीछे चले उमर, आगे चले पीछे चले। अब देखो ये -1 तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इस पे इसको, हाँ, और इस पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर लगा दिया, इस पे स्क्वायर था, और यहाँ पे 3 में से -7 कर दिया, तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, इसका स्क्वायर कर दिया, अब फिर रूट लगा दिया। कितनी बात समझ में आई। ये 5 प्लस का है, माइनस का 1 है, तो बचेगा कितना, प्लस का 4 बच जाएगा, ये नहीं, प्लस का 4 बचेगा, ये माइनस का 1 है, और ये प्लस का 5 है, 5 प्लस का है, माइनस का 1 है, तो नेट जो बचेगा डिफरेंस आएगा, तो प्लस के 4 बचेंगे। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई होता तो -5 होता है, मल्टीप्लाई नहीं, ये तो प्लस हो रहा है, ये कितनी बात सुनने। और यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर आया हुआ है, ये रूट पड़ा हुआ है, ये है PQ। कितनी बात सुन में, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -4 का स्क्वायर कितना, ये भी 16 होता है, +16, -4 का स्क्वायर +16 होता है। देखो -4
इंटू -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये 2 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई करना है, तो ये -4 है इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16। कितनी बात समझ में आई? ये इस तरह से 16 हो गया। अब इसके बाद ये रूट डाल दिया हम लोगों ने। कितनी बात समझ में आई? इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 रूट में आ जाएगा ये। ठीक है, पी क्यू आ गया। ठीक, ये हम मिटा देते, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये जो पी क्यू है इसका 32 का रूट निकालना है, तो 32 का फैक्टर कर लो। तो 32 का जो फैक्टर होता है इस तरह से निकालते हैं, बचपन में करते थे ये, इस तरह से फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 32 का 5 दफ़ा 2 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा 2 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग 5 दफ़ा 2 लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 दफ़ा 2 लगा दिया, कर दिया इसका। अब दो दो का पेयर बना लेते हैं, रूट का मतलब पेयर बनाना है। तो पी क्यू जो होगा, एक 2 बाहर आ जाएगा इस पे, और एक 2 बाहर आ जाएगा इस पे, और एक √2 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4, पी क्यू इज इक्वल टू 4√2। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। कितना आ जाएगा, 4√2 आंसर हो जाएगा। अब ये बताइए कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, नोट कर लीजिए। अगर आ गया तो नोट कर लिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। ये जो है इसके 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। हमने उसे छोड़ दिया है, आप लोग इसे करना और देखना आपसे बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही चलना है, एज इट इज चलना है। ठीक है, और करके देखना कि आपका आता या नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, साथ ही एग्जाम्पल भी बहुत सारे दे रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो पीछे जो है ना एग्जाम्पल भी नज़र डालिएगा, जो बन जाएगा आप बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चले हम। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसका सेकंड क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन में 1 का सेकंड पार्ट था, लेकिन अब हम क्वेश्चन में सेकंड करने जा रहे हैं। आप लोग रीड करो, मैं इसको मिटाता हूँ। आप रीडिंग करिए, मैं इसको मिटाता हूँ। मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ठीक है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो हमें 2 पॉइंट का बीच का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एक दे रखा 0 0 और दूसरा दे रखा 36 एंड 15, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने अपने लिए जो कॉन्वेंट के लिए ये P को, हाँ ये 0 0 करके इसको x1 y1 कर लेते हैं। ठीक है ना, और ये इसको Q करके 36 15 कर लिया, इसको x2 y2 कर लिया। कितनी बात समझ में आई? अब PQ का लेंथ निकालना है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ रही है? अब इसके बाद दे रखा है x2 की जगह पे कितना दे रखा है, x2 की जगह पे 36 दे रखा है, और x1 की जगह पे 0 दे रखा है, फिर इसको स्क्वायर कर दिया। y2 की जगह पे 15 दे रखा है, और माइनस y1 की जगह पे 0 दे रखा है, स्क्वायर कर लिया, रूट लगा लिया। ठीक है, 36 में से 0 माइनस करेंगे, 36 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, और ये 15 माइनस 0 15 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा इसको। ठीक है, ऐसे ये पी क्यू जो है, अब हम लोग 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर दे रखा ये 1296, 1296 मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आप लोग। हाँ, 36 का स्क्वायर आ गया, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? इसको प्लस कर देंगे, 5 एंड
6, 11, 1, 10, 12, 1, 4, 5, 1, ये इतना आ गया। अब इसका रूट ले लेते हैं। इसका रूट ले लेंगे तो रूट दो तरीके से निकालते हैं, एक लॉन्ग मेथड से, एक फैक्टराइज मेथड से। कौन सा निकालूं मैं, फैक्टराइज करें या लॉन्ग मेथड करें? चलो मैं फैक्टराइज करता हूँ, लॉन्ग मेथड भी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th क्लास में था तो वहाँ तो पढ़ाई होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं लेकिन फैक्टराइज मेथड से कर देता हूँ। ये देखो 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ये 2 है तो होगा नहीं तो 0 ले लिया, ये 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब फिर इसको करेंगे, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27। अब ये जाएगा 13 से, 13 1 ज़ा 13, 3 बचेगा, फिर ये 39 हो जाएगा, 13 3 ज़ा 39। ठीक है, और फिर ये 13 1 ज़ा 13। कितनी बात समझ में? तो इसका फैक्टर आया 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये इसका फैक्टर आ गया ये। ठीक है, पेयर बना के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक 3 निकल जाएगा बाहर और ये एक 13 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और ये 39 आ जाएगा। तो पी क्यू का जो लेंथ होगा वो 39 आ जाएगा। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आ रहा वो पूछ लीजिए। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है एग्जामिनेशन के हिसाब से, आसान भी है और अच्छा भी है और आता भी है क्वेश्चन। ठीक है, ना कि एग्ज़ाम अगर एमयू में टेस्ट देना चाहें या जामिया में टेस्ट देना चाहिए या कोई भी, वहाँ पे भी खूब कॉमन है, ये अक्सर आते रहता है। तो इसे नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आगे बताता हूँ।